देखें भाई, सबसे पहले हमें वो जो बाइंडिंग एनर्जी कल पढ़ना है, उससे पहले वैसे ये कंक्लूजन है, उसी का कंक्लूजन वहीं से बनता है बाइंडिंग कल से, लेकिन पहले इसे पढ़ लो, उसके बाद उस पर चलते कि कुछ ऐसा तो लगे कि हाँ सब ये सारी बातें बहुत बढ़िया समझ में आई, अब उस पर जा सकते हैं। वो थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, उस पर टाइम लगा सकते हैं, वरना वो पहले आएगा और वहीं से बनता है फिजन और फ्यूजन नाम की चीज। देखो सबसे पहली बात तो ये कि सभी लोग पॉइंट नंबर कौन सा लगे, 13वां शायद, ठीक है ध्यान से लिखें। एक प्रोसेस है, इसका नाम है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, और दूसरी प्रोसेस है उसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, तो मैं ये दोबारा से देखने को मिलेगी, लेकिन पहली बात इसका बेसिक प्राइमरी छोटा मोटा पॉइंट है वो समझ लें। फिजन का बेसिक मतलब ये होता है कि फिजन के अंदर एक हैवी एटम, हैवी न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा पार्ट में लगातार टूटता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी प्लस में न्यूट्रॉन्स, एनर्जी भी निकलती है प्लस में न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, और ये न्यूट्रॉन उनको दोबारा तोड़ते हैं लगातार। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। फिजन का बेसिक मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए। फिजन का बेसिक मतलब ये है कि एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइट न्यूक्लियस में टूटेगा, लाइट में टूटने से साथ क्या क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, प्लस में क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। वो न्यूट्रॉन्स आगे तोड़ेंगे, फिर आगे वाले और आगे तोड़ेंगे, तो लगातार एनर्जी बनती चली जाती है, और इसको अपन लोग कहते हैं फिजन। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर दो हल्के हल्के न्यूक्लियस जुड़कर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, और उसमें भी निकलती है एनर्जी, ये भी ध्यान रखें, उसमें भी एनर्जी निकलेगी। तो बात ये कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में निकलने वाली एनर्जी के अंदर ये वाली जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिजन। कम तो वो भी नहीं होती, सीधी सीधी बात है, कम फिजन भी नहीं है, पर ये वाली फिर भी ज्यादा होती है। तो इसी में बात समझ में नहीं आई लोगों को कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब टूटने में भी निकल रही है एनर्जी और जुड़ने में भी निकल रही है एनर्जी, ये कैसे हो सकता है। मतलब या तो ऐसा होना चाहिए ना, एक में एनर्जी निकली और एक में एनर्जी हम लोगों ने दी, अगर तोड़ने में निकल रही है तो जोड़ने में एनर्जी देनी पड़ी, दोनों में एनर्जी क्यों निकलती है, वो हमें बाइंडिंग एनर्जी कर्व को समझने पर बात समझ में आएगी। लेकिन पहले इस बात को समझ लें कि फिजन यानी कि टूटना, फ्यूजन यानी कि जुड़ना। इसी कहानी को डिफाइन की फॉर्म में लिखेंगे टोटली कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए हैवी न्यूक्लियस, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए हैवी न्यूक्लियस into two or more, into two ही लिख दो बस, into two lighter nucleus along with energy के साथ, along with energy। इसलिए लिखवाने का मैं बता रीजन क्या है कि हम जब बाइंडिंग एनर्जी कल पे जाएंगे ना, तो मतलब कुछ भर नहीं पाएंगे कागज से, बिना कागज भरे तो फील सी नहीं आती है कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसीलिए पहले ही पढ़ रहे हैं। हालांकि इसकी उत्पत्ति फिजन और फ्यूजन की होगी बाइंडिंग एनर्जी कल से। तो न्यूक्लियर फिजन यानी कि किसी एटम का टूटना, हैवी का लाइट में टूटना जिससे एनर्जी निकलती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। अच्छा, इस प्रोसेस की तुम रिएक्शन चाहो तो लिख सकते हो, जैसे अपन लोगों ने बनाई हुई थी। इसके अंदर एक यूरेनियम 235 के ऊपर क्या लगाया गया था, न्यूट्रॉन, उससे वो किस में डिवाइड हुआ था, और यूरेनियम में, वापस से और में टूटता चला गया। तो यूरेनियम नहीं लिखेंगे, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन लिखे जाएंगे, उन्हें रहने दो, बल्लियम का भी चक्कर था भी नहीं, कुछ लिखने रिएक्शन कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे लिखेंगे फ्यूजन यानी कि when two or more, when two lighter nuclei लिख दो, when two lighter nuclei combined together to form a heavy nucleus, along with energy, एनर्जी के साथ में जब दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो ये। अब उसमें भी बात ये ऐड होती है साहब, ये फिजन और फ्यूजन कहाँ पे स्टार्ट होता है, कहाँ पे लगता है, किस जगह पर देखा जाता है, तो समझना। सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ पे मैंने हैवी न्यूक्लियस के बारे में बात करी है, तो उसमें हैवी न्यूक्लियस यानी एग्जांपल के अंदर मानेंगे यूरेनियम। हैवी न्यूक्लियस यानी मैं यूरेनियम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में अब तक एक बार ही भटकाया गया, 2 बार भटकाया गया एटम बम, क्योंकि 1900 सन याद है किसी को, 1900 कितना था, 1945, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 2 बम, ठीक है। यूरेनियम यानी कि हैवी। और जब मैं तुमसे बोला लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होकर बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं, तब मैं लाइट न्यूक्लियाई यानी कि हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना।
हल्का सबसे हाइड्रोजन ही है, जब ये फ्यूज होकर हैवी बनाएगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा एज कम्पेयर टू उसके। अब बात ये वाली प्रोसेस कहाँ पे यूज होती है, ठीक है, तो ये यूज कहाँ पर होती है वो सुनो। इनको यूज करने का मतलब फ्यूजन जो है वो फ्यूजन इस्तेमाल होता है इन बिग स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स में जो एनर्जी आती है लाइक सन, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से ही बनती है, फ्यूजन से, उसी फ्यूजन से इन स्टार्स लाइक सन, उसी फ्यूजन से हमारा सूरज चमकता है, उसी फ्यूजन से हमें एनर्जी मिलती है, उसी फ्यूजन से रोशनी आ रही है। और लगातार वो फ्यूजन होने से फ्यूल कम भी होता है, लेकिन इतना कम भी नहीं है। लगता है कि मतलब मुझे पता है कि सन के खत्म होने से पहले, सन का फ्यूल खत्म होने से पहले पृथ्वी निकल लेगी, इतनी बड़ी लाइफ लाइन है उसकी, ध्यान रखें। तो न्यूक्लियर फ्यूजन बड़े बड़े स्टार्स में लाइक सन में होता है और इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। इसको मैन मेड करवा सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस, लेकिन करवाएंगे तो शायद पता नहीं कोई इसको देखने की जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। उसके साथ साथ अगर हम न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो ये मैन मेड भी करवाई गई है, मैन मेड यूज्ड इन, मैन मेड प्रोसेस, ये हम लोगों ने अपने आप करवाई, मैन मेड प्रोसेस यूज्ड इन, ठीक है। कहाँ पे यूज किया जाता है, यूज लिखते हैं, यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, पावर प्लांटों में एनर्जी निकालकर उसकी हीट से पानी को भाप में कन्वर्ट करके टरबाइन पे घुमाते हुए बिजली बनाई जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड एटॉमिक बॉम्ब वो न्यूक्लियर फिजन के ऊपर बनाए गए हैं, इसलिए लिख दिए क्या फ्यूजन से बॉम्ब बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो उसके लिए पहले बॉम्ब एटॉमिक फोड़ना पड़ेगा, तब जाके फ्यूजन वाली प्रोसेस प्रोसीड हो सकती है, वरना होगी नहीं। तो वो एटॉमिक बॉम्ब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों बातों को ध्यान से समझते हुए लिख लें कि फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, जब तक मैं रिएक्शन लिख के नहीं बताऊंगा तुम्हें। यहाँ पे 1H1 इज इक्वल्स टू में 2He प्लस में न्यूट्रॉन और प्लस में एनर्जी कितनी कितनी, लेकिन फिर भी एक एलिमेंट्री अंदाजा लग जाता है मुझे कि फिजन और फ्यूजन बेसिक बात क्या है। लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी कब से कनेक्ट कैसे होते हैं, मतलब सवाल ये कि जुड़ने पर भी एनर्जी क्यों निकली और टूटने पर भी एनर्जी क्यों निकलती है, बस ये बात जाननी है। जुड़ने पर एनर्जी ज्यादा और निकलती है जबकि टूटने पे कम निकल रही है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कम है ज्यादा है, निकल ही क्यों रही है। अगर जुड़ने में निकलती है तो टूटने में मिलनी चाहिए, अगर टूटने में निकलती है तो जुड़ने में एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी, कुछ ऐसा होता। यहाँ तो दोनों प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, उसका जो रीजन है वो तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से समझ में आता है। तो ध्यान से उस चीज को समझने की कोशिश करें। सोलर पैनल वो तो डायोड है, सेमीकंडक्टर टोटल, उसमें तो सोलर पैनल प्लेट सेमीकंडक्टर में है पढ़ने लायक, वो पूरा सेमीकंडक्टर है। उसमें एंड में आते हैं 3-4 मेन टॉपिक आते हैं, एक तो एलईडी पढ़ते हैं, उसके अंदर सोलर सेल भी पढ़ने को आता है, ठीक है, डायोड में, तो वो उस पे है, सोलर पैनल पे। ठीक है, अगली काम की चीज सुनो, पहले बाइंडिंग एनर्जी पे जाएंगे है ना, नहीं तो मैं कुछ बातें बता देता हूँ। ये रेडियो एक्टिविटी, लॉ, स्टैटिस्टिकल, अल्फा बीटा डिके, इनकी कोई नीड नहीं है, इन्हें बिल्कुल ना करें, कोई काम का पार्ट नहीं है ये, ठीक है, इन्हें हटा देंगे। मतलब मैं तुम्हें दिखा भी क्यों रहा हूँ, शायद इसलिए क्योंकि पीडीएफ में ये पढ़ना है, वरना मैं तुम्हें दिखाता नहीं, ठीक है, ये भी हटा दिया, ठीक है। उसके साथ साथ ये थोड़ा सा काम का था पर इसकी भी कोई नीड नहीं है, अल्फा बीटा डिके हटा दो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गामा डिके कुछ नहीं है। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था, तुमने जो फिजन लिखा है उस फिजन के अंदर तुम्हें ये बात समझनी है, यूरेनियम 92-235 ने कल लिखा था शायद, इसके ऊपर जब एक न्यूट्रॉन डालेंगे तो कितने में टूटेगा वो ध्यान से देखो। ये डेल्टा ये एनर्जी है, एक सेकंड, न्यूक्लियर फिजन, तुमने जो भी न्यूक्लियर फिजन लिखा है पहले उसको ध्यान से सेट कर लें। न्यूक्लियर फिजन, फिजन यानी कि टूटना और तोड़ने का तरीका क्या है, हम यूरेनियम 92-235 के ऊपर जैसे ही कितने न्यूट्रॉन लगाएंगे, एक न्यूट्रॉन, उस पर एक न्यूट्रॉन, क्या हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था कि न्यूट्रॉन का सिंबल यही होता है, हमने 3 सिंबल लिखे थे, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं। जब ये टूटता है तो जब इसका मास टूटेगा तो 2 बेरिलियम और क्रिप्टॉन की मास के बराबर टूटता, बेरिलियम और क्रिप्टॉन की मास के बराबर। तो इसका नंबर थोड़ा ध्यान रखेंगे, बी यानी कि 56-141, इसका नंबर तो ये बनेगा। और जबकि सीआर का नंबर 3692, 36 प्लस 20 92, मतलब जो इसके नीचे आता है उसके ऊपर आता है, तो मैं रखना पड़ेगा, सीधी सीधी बात में ये कह रहा हूँ, ये वाला 36 और ये वाला 92। प्लस में क्या निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, एक बार टूटने पर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो 3 1 N 0, और प्लस में निकलती है इसके साथ साथ एनर्जी, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन।
इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट काम की बात, ये हो गया बेरियम BaRium, बेरियम, ये होगा क्रिप्टॉन। एक काम करना है, जोड़ना है 235 बैठता है कि नहीं, 2 और 1 3, मास जोड़ रहा हूं बस, 100, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 9 और 14 23, 233 प्लस में 3 न्यूट्रॉन और है, तो प्लस में 3 और जोड़ दिए, कितना बन जाएगा 236, सामने भी तो 36 ही है, 235 प्लस में 1 236, एकदम बैलेंस रिएक्शन है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि ये न्यूक्लियर फिजन नाम की प्रोसेस है, जहां पर यूरेनियम 235 को जब न्यूट्रॉन पे बम्बार्ड, न्यूट्रॉन से तोड़ा जाएगा तो बेरियम क्रिप्टॉन 92 141 56 36 में निकलता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो याद करना चाहिए, 56 36 को जोड़ोगे कितना आएगा, 92 ही आता है, सेम टू सेम है, ठीक है। और वैसे करके न का ध्यान रखना पड़ेगा, 141 92, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और एनर्जी, और लगाता है 3 न्यूट्रॉन, अगली बार 3 के 9 बना देगी, फिर 9 सीधे 27 में कन्वर्ट होगा, 27 सीधे 81 में कन्वर्ट होगा, हर बार लगाता है एनर्जी निकलेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। ये बाद में भी क्यों दिया इसने, मतलब पहले तो ये वो समझाना चाहता है कि बाइंडिंग एनर्जी कल से फिजन फ्यूजन में दोनों में एनर्जी क्यों निकलती है, पर हमने दोनों बातों को कनेक्ट किया कि फिजन क्या चीज है। उसके बाद में हमें जो अगली बात तुमने लिख दिया ना, ठीक है, इसी में अगली काम की बात, न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं। फ्यूजन में 2 हल्के हल्के एटम जुड़ेंगे और तब जाके एनर्जी निकलती है, तो ध्यान से देखना, फ्यूजन के अंदर 2 हल्के एटम्स में, इस बात को और तरीके से सुनने की, कुछ काम की बातें और आएंगी कि फ्यूजन के अंदर 2 रिएक्शंस लिखी हुई होंगी। एक तो अपने पास में ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप लिखा था, उसके बाद में सबसे वो वाला दूसरा वाला ड्यूटेरियम 1H2, सेम लिख लेते हैं 1H2 जब ये दोनों फ्यूज करे जाएंगे तो पहली बार दोनों हैवी न्यूक्लियस नहीं है, हैवी एटम नहीं है, लाइट एटम्स है, और दोनों के फ्यूजन करने से इनका मास कितना है, 2 और 3 5। तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो कि 4 होगा, प्लस में 1 न्यूट्रॉन निकलेगा, टोटल 5 ही आएगा। हीलियम का नंबर कितना होता है, 2 4, उसमें निकल जाता है 1 न्यूट्रॉन, उसमें निकलेगा 1 न्यूट्रॉन। तो अब भी काउंट करके देख लो, 4 और 1 5, 2 और 3 5, मतलब प्रोटियम और ड्यूटेरियम को नहीं, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम को जोड़ना, एक उसको जोड़कर 2 न्यूक्लियस को जोड़कर एक उनसे भारी न्यूक्लियस बनाना, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की प्रोसेस, और उसमें निकलती है एनर्जी। इसमें एनर्जी बस ध्यान से दे दी गई है, तो उससे लिख लें, हालांकि बहुत कम मात्रा में दी गई है फिलहाल तो, क्योंकि एक को जोड़ने पे 17.6 के आसपास का अंदाजा लगवाया गया। एमईवी का अंदाजा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.6 का मल्टीप्लाई इसका माइनस का 19 के साथ में। अच्छा, बात है कि सिंगल प्रोसेस नहीं है ओनली जो न्यूक्लियर फ्यूजन में लिखना जहां फ्यूजन पढ़ रही हो। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और है, मतलब कि हमने तो ट्राइटियम और ड्यूटेरियम को जोड़ा, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम को भी जोड़ सकते हैं, और उससे क्या बनता है वो सुनो, पर ये बहुत रेयर है, मतलब ये कोई ज्यादा हैवी डोज नहीं है, इसका कोई ज्यादा रोल भी नहीं होगा। ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम को जोड़कर एक ट्राइटियम नाम का मॉलिक्यूल बनता है रिएक्शन, और एक प्रोटियम भी बनता है 1H1, इसमें भी निकलती है एनर्जी, पर वो एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होती एज कंपेयर टू पहले वाली प्रोसेस के। उसका आंसर ओनली 4 MeV है, तो इसीलिए यही वाली जो रिएक्शन है वो मेन रिएक्शन है। तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि कोई बोले सब एक ही रिएक्शन है और नहीं है, हाँ एक ही है, क्योंकि फ्यूजन बहुत हाई स्केल पे होता है, कोई एक्सपेरिमेंट भी करेगा क्यों, पढ़ लिया वही बहुत है, डिस्कवर कर लिया बिना किसी चीज के, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, वही बहुत है। और फिजन एक बार 2 बार इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, वहां पे पढ़ लिया बस सफिशिएंट है। तो इन दोनों बातों को ध्यान से देखिए, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, उसके साथ में एक बहुत काम की जो नीचे लग के आती है वो देखना। न्यूक्लियर फ्यूजन इज नोन एज थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बिकॉज इट कैन नॉट टेक प्लेस सो इजीली। फ्यूजन आसानी से प्रोसीड नहीं करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते, उसका रीजन नीचे लिखा होगा। ए टेम्परेचर ऑफ 10 की पावर 8 केल्विन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट न्यूक्लियर फिजन। 10 की पावर 8 में एक बार को 8 हटा दो, ऐसे सुन लो, कम से कम नहीं तो 1 करोड़ सेल्सियस तापमान चाहिए फ्यूजन स्टार्ट करवाने के लिए, लगभग ऐसा अंदाजा लगा के चले, ठीक है। ये बात कम बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ा नंबर है। जब गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस पे पड़ती है तब हम बौखला जाते हैं, 50 है, 60 हो जाए तो आदमी अभी तक 60 नहीं पहुंचा पृथ्वी का टेम्परेचर, अभी तक 60 नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, तो मैक्सिमम 40 50 55 60 नहीं पहुंचा अभी तक। कम से कम 10 करोड़ तापमान चाहिए, कम से कम 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस, तब जाके फ्यूजन नाम की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो फ्यूजन ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू फिजन, तो इन दोनों बातों को ध्यान रखें।
और उसके बाद चलते हैं अपने अंतिम चीज पर कि ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व अब तक क्यों छूटा हुआ है। ये तुम्हें ऐसा क्या सिखाएगा तो बाकी सब में नहीं है। और बस इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम लोग कल सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें अच्छा थर्ड डे में भी इसका है ना, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये कल तुम्हें क्या बताएगा वो सुनो। इस कल को समझाने के लिए मुझे खुद से कल बनाना पड़ेगा पहले, तब समझाता हूं। ये अपने पास में हल्का सा न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बना दिए मैंने। एक उससे बड़ा न्यूक्लियस है, उसमें थोड़े से ज्यादा बना दिए। उससे बड़ा, उसमें थोड़े से और ज्यादा बना दिए गए, ठीक है। ध्यान से देखना, ये और हैवी हो गया, इसमें थोड़े से और ज्यादा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का है को प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना दिए गए, ठीक है। और ऐसे करते करते वो जगह को छोड़ते हुए मैंने एक नीचे बनाया, ये उठा रहा हूं मैं, 1 2 3 4 और ऐसे करके बहुत सारे। एक यहाँ बना दिया मैंने 5वां यूरेनियम, 5वां इस जगह बना दिया यूरेनियम, और हैवी न्यूक्लियस। इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बना दो ध्यान से। ठीक है, अब इस कर्व को समझो। कर्व ऐसे ही करके कुछ है, थोड़ा इंक्रीज होता है ज्यादा लगातार। कर्व कहीं पे भी डिक्रीज नहीं करेगा ये वाला, मतलब नेट में बीच में डिप है, स्टेबिलिटी है, ऐसे बहुत से रीजन यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, तो उन सबकी नीड पड़ेगी ही नहीं हम लोगों को, ठीक है। ऐसे करके कर्व बना रहा हूँ मैं, लगातार इंक्रीज होते हुए यहाँ पे कांस्टेंट जाएगा, फिर दोबारा से डिक्रीज होगा। इनकी एनर्जी के बारे में शो करने वाला है कि इनकी एनर्जी लगातार बढ़ती क्यों है, बीच में कांस्टेंट सी क्यों जाती है, बाद में गिरती क्यों है। कौन सी एनर्जी की बात चल रही है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ध्यान रखिए। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। देखो पहली बात, इस बात को बहुत शांति से समझे, इसमें अवड़ तबड़ नहीं मचाएं। अंतिम स्टेटमेंट है, चैप्टर इसके साथ समाप्त हो जाएगा। बाकी सारी बातें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। रेडियस वेडियस सब कुछ इसी पढ़ाना तुमने, रेडियस का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला, वो सारे स्टेटमेंट ध्यान रखना, ठीक। और वो जो टीएनटी की बात करी वो भी ध्यान रखें, कितना किलो, कितने किलो टन टीएनटी, बहुत बड़ी बात होती है टीएनटी, ठीक है। एक टीएनटी मतलब कि ऐसा मान लो कि एक बिल्डिंग को उड़ा देगी, कुछ इतना अंदाजा लगा। एक बिल्डिंग तो ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, मतलब डेंजरस होती है एक टीएनटी, ठीक है। अब समझो कि इसमें नहीं, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसमें तुम्हें बहुत ध्यान से फोकस करना है, क्योंकि तुम लिखने के लिए क्या ही लिखोगे इसके अंदर, बातें समझे। मैंने कल अलग बनाया, मैंने वो नहीं बनाया जो उसमें पहले से बना है। मैं ऐसे ही बनाता हूँ, मुझे शायद ऐसी बात पल्ले पड़ी थी कभी कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाकर हैं, 4। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जकड़े रखने के लिए 4 वाले की एनर्जी ज्यादा होगी कि 8 वाले की? 4 न्यूट्रॉन प्रोटॉन को पकड़ने के लिए इनकी एनर्जी ज्यादा चाहिए, इनको ज्यादा चाहिए कि इनको ज्यादा चाहिए? इनको ज्यादा चाहिए भाई। जहाँ पे ज्यादा न्यूट्रॉन्स है, ज्यादा प्रोटॉन्स है, उनको पकड़े रखने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है भाई। ऐसा मान सकते हो यहाँ पे एक पर है 1 जूल, यहाँ पर भी है 1 जूल, यहाँ पर भी है 1 जूल, यहाँ पर भी है 1 जूल, तो कुल कितनी यहाँ पे 4 जूल। 4 जूल से उन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही ज्यादा हो जाएंगे तो 4 से काम नहीं चलेगा, कितनी चाहिए? 8 जूल चाहिए। ये एनर्जी आती क्या चीज से? अपने मास को लूज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही एनर्जी इनको बाइंड करके रखती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक। तो ये अपना मास लूज करेंगे, इन पे 4 लोग हैं, हल्का हल्का इक्का दुक्का हल्का हल्का मास दे देंगे, एनर्जी में कन्वर्ट होगा और खुद को पकड़ के रखेंगे। यहाँ पे 8 लोग हैं, सब लोग अपना हल्का हल्का मास लूज करते हैं, एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे यहाँ की अगर 4 जूल है तो यहाँ की होगी 8 जूल। हर एक आदमी पर कितनी कितनी एनर्जी होगी? 1 1 जूल होगी। अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं 20 लोग हैं, तो 20 लोगों पे कितनी एनर्जी हो जाएगी?
प्लीज सब पे कितनी कितनी होगी, एक एक जूल होगी, सबने अपना अपना मास लूज किया होगा और एनर्जी में कन्वर्ट किया होगा। तो पहली बात तो ये बताओ कि अगर न्यूक्लियस बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। और फ्यूजन का तुम्हें कोई रीजन चाहिए इस बात से ज्यादा, फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी क्यों आती है, कि फ्यूजन का मतलब क्या है, दो हल्के न्यूक्लियस को जोड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना। तो दो हल्कों में ज्यादा एनर्जी होगी और एक भारी में ज्यादा एनर्जी होगी, एक भारी में ज्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू हल्के से। तो जब फ्यूजन होगा तब बड़े वाले न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा होती है। एक बात में खत्म। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये कि लगातार अगर जैसे हाँ बोलता हूँ मैं 40 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 40 है सब, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 40, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे नंबर बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे ऐसा मान लो कि तुम 250 लोग हो गए, 250 लोग, 250 जूल एनर्जी, और 250 लोग और 250 जूल एनर्जी का मतलब ये हो गया कि अब इसको इतनी एनर्जी चाहिए जो 250 लोगों को अपने पास में स्टेबल कर सके। तो इतने ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होने की वजह से नेचुरली न्यूक्लियस इतनी कैपेसिटी नहीं बना पाता। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जो बात नेचर में पाई गई हमने उसको देखा, हमने उसके रीजन बनाए, वो रीजन मैं तुम्हें बता रहा हूं। न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या होने के कारण उसमें इतनी एनर्जी नहीं हो पाती कि 250 मेंबरों को इकट्ठा कर सके। जब वो 250 मेंबरों को इकट्ठा नहीं कर सकता तो क्या होता है, उसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन नए हल्के झटके से टूटने लग जाते हैं, बाहर निकलने लग जाते हैं। मतलब उसकी जो पकड़ है वो कमजोर है। कमजोर पकड़ होने की वजह से इसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग ऐसा मान लो निकलने लग जाएंगे। अगर तुमने इसमें कोई भी एक न्यूट्रॉन फेंक के मार दिया ये सब तबाह हो जाएगा और टूट जाएगा। अब जब ये टूटेगा तब टूटने के साथ साथ काम की चीज, इनके बीच में जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को जकड़ के रखे हुए थे तो इनको जकड़ के रखने के लिए क्या चीज चाहिए थी, एनर्जी। जब ये टूटेंगे तो टूटने से वो एनर्जी भी निकल जाती है, वो एनर्जी भी लूज हो जाती है। ऐसा मान लो एक एनर्जी थी जो पैकेट में बंद थी, जब वो टूटेगा तो उस पैकेट में से वो एनर्जी बाहर निकल जाएगी। गुब्बारे में हवा पैक है, जैसे गुब्बारा फटेगा उसमें से हवा निकल जाएगी, वैसे इस न्यूक्लियस में एनर्जी पैक है। जैसी न्यूक्लियस में एनर्जी पैक है, जिसने न्यूक्लियस टूटेगा उसके अंदर जितनी भी एनर्जी वो एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्यूजन होने पे एनर्जी क्यों बढ़ती है, क्योंकि हैवी न्यूक्लियस में ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू लाइटर न्यूक्लियस। और दूसरी काम की बात, जब फिजन होता है, जब टूटते हैं तो टूटने में जिस न्यूक्लियस में अपने पास एनर्जी थी, जितने 200-250 न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स थे, तो जैसे वो टूटेगा वो सारी एनर्जी भी तितर बितर हो जाएगी, तो उसमें भी एनर्जी निकलेगी। इसमें एनर्जी बढ़ती है न्यूक्लियस के हैवी होने पर, और इसमें एनर्जी टूटने से निकलती है क्योंकि वो एनर्जी से पैक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि लगातार जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ता चला जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा बढ़ने से वो संभाल नहीं पाता तो वापस से बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बढ़ने से वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये जो तुम्हें यहां से यहां तक का कर्व है वो तुम्हें बस ये समझाना चाह रहा है कि अगर हम फ्यूजन करेंगे तो फ्यूजन करने से, अगर हम फ्यूजन करेंगे तो फ्यूजन करने से न्यूक्लियस हैवी होगा, और अगर न्यूक्लियस हैवी होगा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो न्यूक्लियर एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। सीधी सीधी बात ये, न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी फ्यूजन करने पर। लेकिन ये बात तुम्हें क्या समझाना चाहती है, ये समझाना चाहती है कि बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियस खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहा है, तो जब उस पर न्यूट्रॉन डाला जाएगा तो वापस से स्प्लिट होकर एनर्जी रिलीज कर देगा। तो हैवी न्यूक्लियस इतनी सारी न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स को स्टेबल नहीं कर पा रहा, तो जब ये स्प्लिट होगा तो ये एनर्जी रिलीज कर देगा, स्प्लिट होने पे एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये फिजन के बारे में बता रहा है कि फिजन में एनर्जी निकलती है क्योंकि हैवी न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू सस्टेन। और ये वाला सिंपल सी बात है कि सब जब भारी हो जाएगा तो एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी। इन दोनों बातों को ध्यान रखें कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व में कुछ छोटे मोटे एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, न नीचे कर्व ऊपर नीचे है, उस है एक्सेप्शन कहे जाते हैं, पर मेन अपने दो एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा यूरेनियम। इनसे ऊपर कोई कार्रवाई इस पूरे खेल में नहीं खेली जाएगी। तो समझने वाली बातें हैं, उनको ध्यान से देख लें। इसको कोई तुमसे पूछेगा नहीं पेपर में, ठीक है।
कोई ये नहीं करेगा कि बाइंडिंग निकल बना के दिखाओ, डायग्राम मेंशन करके दिखाओ, लेवल करके दिखाओ, लग तक तो पूछा नहीं गया। हाँ केस स्टडीज में आ जाते हैं हल्की फुल्की, नेका डायग्राम दे देंगे पहले से, कुछ छोटी मोटी बातें पूछ सकते हैं, नेका 19-20 इक्का दुक्का, तब की बात तब देख ली जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर को यहाँ पे समाप्त करें।